हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बेटा याद हो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, और देन उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करे थे। आज मैं इसके और न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूं। देखो, अब याद हो मैं इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बच्चों 2 न्यूमेरिकल करा चुका हूं। अब हम एक थर्ड न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सपोज करो बेटा हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल गिवन है, Q1 इक्वल टू +5 × 10⁻19 कूलम, और बच्चे एक दूसरा चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 20 × 10⁻19 कूलम। बेटा क्वेश्चन में ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं जो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, वो पॉइंट कहां पर है? इन दोनों चार्जेस के बीच में वो पॉइंट कहां पर है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बेटा इस P पॉइंट तक की ही आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अब ऐसा करता हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वाले चार्ज से P तक की डिस्टेंस x लेट कर लेता हूं। ओके, तो मेरा टारगेट अब x कैलकुलेट करना ही होगा। इज दैट क्लियर? तो रिमेनिंग Q2 चार्ज से बेटा P तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये पूरा 2 है, 2 में से x माइनस कर दो, बताइए कितना बचा? ये आपका 2 - x बचा। इज दैट क्लियर? तो अब आपको बेटा ये x की वैल्यू ही कैलकुलेट कर दिखानी है। तो ये अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए, किस तरह लैंग्वेज में पूछा जाएगा, देखिए आपसे कहा जाएगा 2 चार्जेस +5 × 10⁻19 कूलम एंड +20 × 10⁻19 कूलम are separated by 2 meter distance apart. Okay, at which point the line joining these 2 charges where the net electric field is 0. Is that clear? ये इस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम बच्चे इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए, अब हमेशा एक बात याद कर लेना, ये जो P पॉइंट आप देख रहे हो बच्चे, इस P पॉइंट पर बेटा Q1 चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और Q2 चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अल्टीमेटली P पर बेटा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाले हैं। ओके, अब देखिए वो कैसे करेंगे काम। तो Q1 बेटा प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज की वजह से कुछ x दूरी पर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। सेम बेटा Q2 चार्ज भी कैसा है? प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, तो ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, किसकी चार्ज की वजह से? Q1 की वजह से। सेम Q2 चार्ज जो पॉजिटिव है, इसकी वजह से भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हो P पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं, E1 और E2। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर, और जब वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपस में माइनस होते हैं। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? E = E1 - E2। ओके, क्योंकि आप जानते हैं E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बच्चे बीच में माइनस का साइन आएगा। क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? 0। तो ये 0 हो गया, तो 0 = क्या आएगा? E1 - E2। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो E1 E2 के इक्वल है। ओके, तो इससे क्या पता चला? किसी पॉइंट पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो बच्चे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों डायरेक्शन में लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल होते हैं।
कैसे होते हैं मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, देखिए यहाँ तक। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो याद हो बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया था उस वाले फॉर्मूले के द्वारा रखेंगे। तो बताइए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q/r²। तो अब देखो Q1 से P तक की डिस्टेंस कितनी x, तो चार्ज कितना है Q1 पे? दिस। तो 5 × 10⁻⁻19 अपॉन Q1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो बेटा x का स्क्वायर, ओके, बराबर। अब आ जाओ E2 पर। अब आप जानते हो E2 Q2 की वजह से आया है, तो P पॉइंट तक आप जानते हो डिस्टेंस कितनी है? 2 - x, और चार्ज कितना है Q2 = दिस। तो फॉर्मूला आप जानते हो 1/4πε0 Q/r²। बेटा Q कितना है इसका E2 का? दिस। तो 20 × 10⁻⁻19। अब Q2 से P तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 - x का होल स्क्वायर। तो हमने अब देखिए दोनों तरफ E1 और E2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, और 5 से देखो 20 कटेगा और यहाँ 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - x अपॉन x की होल स्क्वायर। देखो इस पे भी स्क्वायर है बेटा, इस पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया। देखिए मैंने इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर अब? 4। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो आप जानते हो इज इक्वल टू में जब पावर सेम होती हैं तो बेटा पावर ये कट जाएंगी। अब x क्रॉस करके इधर आ जाएगा, x क्रॉस करके इधर आएगा तो क्या बचेगा? 2 - x इज इक्वल टू 2x, ओके। अब बेटा x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2 बचेगा। अल्टीमेटली x इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 मीटर। तो फाइनली ये आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है। यही फाइनल आंसर है, ओके। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ओके। अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब तक आपको याद हो पिछले लेक्चर को मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अब हम 3 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। तो जो टॉपिक हम पढ़ते चल रहे हैं उनके ऊपर मैं आपको नोट्स में न्यूमेरिकल लिखवाता हुआ चल रहा हूं। फर्दर और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम असाइनमेंट के अंदर करेंगे, ओके। तो अब देखिए, अब आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लिसन, बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये क्या होता है आपको मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है, ओके। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल लाइंस के द्वारा इंडिकेट करा जाता है, लाइक दिस। तो बच्चे ये पैरेलल लाइंस जो आप देख रहे हो ये ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन्हीं को ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है, ओके। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है? लिसन बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो इस पर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज ले लेंगे हम। जब इन लाइंस के ऊपर ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज मूव करेगा तो इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज के मूव करने से ही ये इलेक्ट्रिक लाइंस बनती हैं। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअल में बच्चे करंट की लाइनें होती हैं। अब आप खुद सोचो, करंट चार्ज ही तो होता है, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। याद हो I = Q/T, 10th में पढ़ा हुआ है आपने। जब चार्ज मूव करेगा बेटा तभी तो करंट मूव करेगा, और जब करंट मूव कर रहा हो तो उस क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जहां तक करंट फैला हुआ होता है उस क्षेत्र तक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस पे क्या चलता है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज चलता है। आई बात समझ में? तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे बनाएंगे। याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स
बच्चे याद रखना, ये लाइन सब इमेजिनरी होती हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं देती, ये बस फील करी जाती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स और इमेजिनरी पाथ along which a unit positive charge would move, along which a unit positive charge would move if it is free to do so। इसका मतलब अगर ये चार्ज भैया इन लाइंस के ऊपर चलने के लिए तैयार है तभी तो चलेगा। आई बात समझे? अगर ये चार्ज चलने के लिए ना राजी हो तो कैसे चलाओगे आप? तो अगर ये चलने के लिए राजी है तभी इन लाइंस पे इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। इसीलिए इसका लास्ट में लैंग्वेज में बोला गया है इफ दिस चार्ज इज फ्री टू डू सो, अगर ये चार्ज इन लाइंस पे चलने के लिए तैयार हो। तो देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन थी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बच्चे प्रॉपर्टीज। लिसन, याद रखना ये इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी भी होती हैं बच्चे ये कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, ये लगातार चलने वाली लाइंस होती हैं विच डू नॉट ब्रेक, जो ब्रेक नहीं होती। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बना? इलेक्ट्रिक लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विच डू नॉट ब्रेक, ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये बच्चे क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिक लाइंस बच्चे सपोज करो ए से चली बी तक, क्लियर, और घूमकर वापस बी से ए पर आ जाए तो ये कहलाएगा एक क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या बना इसका? इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट मेक एनी क्लोज्ड लूप, ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लियर बच्चे? थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट में एक बात याद कर लेना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की तरफ जाती हैं। जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी एक न्यूमेरिकल में करा था, प्लस चार्ज की वजह से याद हो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जा रही थी उस न्यूमेरिकल में, सेम प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, आउटवर्ड। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही है? आउटवर्ड मूव करेंगी। ओके, सेकेंड वन ये आपके पास यहां लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज है। बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से याद रखना इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से सब इलेक्ट्रिक लाइंस देखोगे अंदर की तरफ आती हैं, तो इसे हम बोलेंगे इनवर्ड, ये अंदर की तरफ आ रही हैं सब। तो याद रखना इलेक्ट्रिक लाइंस मूव इनवर्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, और थर्ड केस में ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चे और ये नेगेटिव चार्ज है। याद रखना इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से चलती हैं और माइनस पर जाकर एंड हो जाती हैं। अब आप कहोगे सर ये क्लोज लूप है? नहीं बेटा क्लोज लूप नहीं है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से चली माइनस पे जाके खत्म, प्लस से चली माइनस पे आके खत्म। ये इलेक्ट्रिक लाइंस वापस माइनस से प्लस पर नहीं आ रही, ये प्लस से माइनस पे जा रही हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से माइनस की तरफ मूव करती हैं। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्लियर? तो आपके सामने अभी मैंने ये थ्री प्रॉपर्टीज बताई। थर्ड प्रॉपर्टी के तीन केस हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड आती है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड हो जाती हैं। ओके, इसे लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ये थी आपकी तीन प्रॉपर्टी। बेटा इसकी और भी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी में याद रखना कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन है,
ये इलेक्ट्रिक लाइन आप देख सकते हो बच्चे, कर्व की शेप में बनाई है मैंने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो बच्चों, और इन सभी पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट तो आप जानते हो, किसी पॉइंट पर टच करते हुए एक जो लाइन खींचते हैं उसे टेंजेंट कहते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करती है। ओके, तो आप देखो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो टच करते हुए लाइन, तो ये वाली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो इन दो पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। यहां पर ऊपर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे देखिए नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहां भी टेंजेंट डालो, ये और भी नीचे की तरफ जाएगी। ओके, तो इससे क्या जाहिर होता है? इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows the direction of electric field. Is that clear? तो काफी आसान था ये चौथा पॉइंट। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम। देखो, याद रखना, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, ये जो डायग्राम बनाया है ये गलत डायग्राम है, लेकिन है फेयर, बुक्स में भी दे रखा है। तो ये केवल ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक लाइन को मैं ए कह रहा हूं और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बी कह रहा हूं। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो एक ही है। बेटा, एक पॉइंट पर ए की तरफ अगर आप टेंजेंट डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ए की तरफ जाते हुए नजर आएगी। तो ये ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से आई है। ओके, सेम इंटरसेक्शन पॉइंट पर अब बी वाली इलेक्ट्रिक लाइन की तरफ बेटा एक टेंजेंट डालो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी कहलाएगा। तो आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो काफी आसान पॉइंट था। और इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? टू इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर if they do so there will be a two direction of electric field at a single intersection point which is not possible. ओके, काफी आसान पॉइंट है, इसे आराम से ध्यान से पढ़ के आप लिखना, क्योंकि ये आपका कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर में आ चुका है। यह भी 3 साल पहले भी 1 नंबर में पूछा गया था। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए, अब तक मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की 5 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। ओके, अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। लिसन बच्चों, जैसे कि आपको मैंने अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताया, इसके बाद एक और थ्योरी का टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे अब चार्ज डेंसिटीज के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटी, बेटा चार्ज डेंसिटी को हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो याद रखना, चार्ज डेंसिटीज बेटा ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ओके बेटा, इसको लैम्डा से इंडिकेट करा जाता है। ओके देखो ये होता क्या है, ये एक मैंने एल लेंथ का वायर ले लिया, इस वायर के ऊपर बचे पॉजिटिव चार्ज गिवन है। कहने का मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये बेटा करंट का वायर है। अब हमने काम क्या किया, इस वायर के ऊपर एक यूनिट लेंथ ले ली। ये क्या दे रखी है बच्चे, एक यूनिट लेंथ, छोटी सी लेंथ ले ली मैंने, डेल्टा एल। तो ये छोटी सी लेंथ जो आप देख रहे हो इसे हम यूनिट लेंथ कहेंगे। तो साफ जाहिर है डेफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। बच्चे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है और डेफिनेशन इस फॉर्मूले से ही बनेगी। तो बच्चे डेफिनेशन कैसे बनाओगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब लैम्डा क्यू के इक्वल होता है, कब? जब उस कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो। इसे ही कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? तो बच्चे इसका जो यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ओके, कूलम पर मीटर। तो ये था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, मेनली इसके अंदर हमें ये फॉर्मूले पता होने जरूरी है, क्योंकि इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल आगे चल के बड़े बड़े डेरिवेशंस में भी होना है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा इसको सिग्मा से इंडिकेट करा जाता है। क्लियर? और सरफेस का मतलब कोई एरिया आपको गिवन होगा, ये आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ की शेप में एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दे दिया सपोज करो। इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आपको गिवन है। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग शीट है। अब हमने काम क्या किया, इसका एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लिया, एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लिया, और यूनिट एरिया को डेल्टा ए से इंडिकेट कर रहा हूं मैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का बच्चे फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। याद हो पिछले वाले के अंदर क्यू अपॉन एल था तो लीनियर था, अब यहां पे क्यू अपॉन ए हो गया तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, काफी आसान फॉर्मूले हैं इनके अंदर। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की डेफिनेशन क्या बनी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो ये डेफिनेशन काफी आसान है, इन्हें पढ़ते हुए चलना। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बच्चे यूनिट क्या होगी, यूनिट आप जानते हो फॉर्मूलों से बनती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनके बच्चे फॉर्मूले याद करते हुए चलना। मैंने आपसे फिर कहा ये फॉर्मूले आगे चल के डेरिवेशंस में काम आने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा इसको रो से इंडिकेट करा जाता है। अब वॉल्यूम के लिए ऐसा करता हूं, मैं एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेता हूं, और सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को बच्चे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कोई दिक्कत? तो इस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्फीयर का वॉल्यूम V है। सपोज करो इसके अंदर मैंने एक यूनिट वॉल्यूम कंटेन कर लिया, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, इसे डेल्टा V से मैं इंडिकेट कर रहा हूं। यूनिट वॉल्यूम मैंने यहां पर इस स्फीयर के ऊपर कंसीडर करा हुआ है। तो अब इसकी वजह डेफिनेशन क्या बनेगी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। ओके, जैसे लीनियर चार्ज में क्यू अपॉन एल था,
सरफेस चार्ज में Q अपॉन A था, और बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में Q अपॉन V है ना। कितना आसान डेफिनेशन। तो अब आप देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज, ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, ओके। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, नोटिस करोगे तीनों डेफिनेशंस एक जैसे तरीके से ही मैंने एक्सप्लेन करी हैं और याद करने में भी आसान होगी और इनके फॉर्मूले भी याद करने में आसान रहेंगे। क्लियर। अब बच्चे इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट आप जानते हो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ओके। तो फाइनली मैंने अभी आपको चार्ज डेंसिटीज के बारे में बताया। बेटा चार्ज डेंसिटीज ये 3 टाइप की होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।